गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। हमने बच्चों इसमें वसंत जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका है उसके 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। जो पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बच्चों आपको बताया गया था और एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि आपका जो कोर्स है वो बदल चुका है। तो जो पहले पुस्तक थी उसमें और अब में परिवर्तन है। आपकी पाठ्य पुस्तिका का नाम है वसंत। आपको जो सरकारी किताब है ये वसंत, ये पाठ्य पुस्तिका आपको बाज़ार से परचेज करनी है। इसके अलावा आपकी जो व्याकरण की पुस्तिकाएं हैं और अन्य पुस्तिकाएं हैं, जो प्राइवेट किताबें हैं, वो आपको स्कूल से परचेज करनी है। तो स्कूल में आपकी पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। आप अनिवार्य रूप से अपने अध्ययन को शुरू करने के लिए जो भी किताबें हैं वो स्कूल से प्राप्त कर लें। बच्चों, साथ ही जो वसंत पुस्तिका है ये गवर्नमेंट की है, यानी सरकारी है, तो ये आपको बाज़ार से लेनी है और A4 साइज की 150 से 200 पेज की कॉपी बनानी है। और कॉपी में भी आपको जो भी लेक्चर दिया जाएगा उसके बाद में जो गृह कार्य के प्रश्न दिए जाते हैं वो प्रश्न आपको कॉपी में नियमित रूप से करने हैं। बच्चों, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि साथ के साथ आप प्रश्न करते जाएंगे, उन्हें याद भी करेंगे, क्योंकि प्रश्नों को याद करने से आपके जब भी स्कूल खुलेंगे तो तुरंत बाद आपके टेस्ट होंगे। अब जब टेस्ट होंगे तो आपकी तैयारी यदि पूरी होगी तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। घर बैठकर आपके स्कूल के आने जाने का जो समय बच रहा है उसको अपने अध्ययन में लगाएं और नियमित रूप से अपना गृह कार्य पूरा करें। तो बच्चों, हमने 2 लेक्चर में ये कविता पूरी की थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमने बहुत अच्छे से इस कविता को 2 बार पढ़ लिया था। अब आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम कविता के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, जो कविता से प्रश्न हैं उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि आप भले ही हर तरह की सुख सुविधाएं, संरक्षण, अच्छा दाना, अच्छा पानी और हर तरह से आनंद उन पक्षियों को देना चाहें, लेकिन आपके कहने से वो पक्षी उस पिंजरे में खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने उस पक्षी को सुंदर पंख उड़ने के लिए दिए हैं, ना कि पिंजरे में बंद होने के लिए प्रदान किए हैं। जिन पंखों के माध्यम से वो उन्मुक्त गगन में उड़ान भरते थे, उड़ते थे और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्यों से मन को प्रसन्न करते थे, ऐसे पक्षी को हम पिंजरे में बंद करके उन पर उपकार न करके बल्कि उन्हें कैद में डाल रहे हैं। तो बच्चों, वो सारी सुख सुविधाएं पिंजरे में बंद पक्षियों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पक्षी उड़ान भरने के लिए ही जन्म ले चुका है, उसके पंख उड़ान भरने के लिए हैं। जैसे हम जेल में प्रसन्न नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी पिंजरे में प्रसन्न नहीं रह सकता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो बच्चों, हमने कविता पढ़ी है, उसमें जो चौथा पैराग्राफ है और 5वां पैराग्राफ है उसमें उनकी इच्छाएं प्रकट हुई हैं, क्योंकि उसमें अरमान शब्द आया था। तो हमें इन दोनों पैराग्राफ में से इसका उत्तर लिखना है कि पक्षियों के ये अरमान हैं, इच्छाएं हैं कि वो नीले आकाश की सीमा को पार कर जाएं और अपनी लाल लाल चोंच से वो तारों के समान जो अनार के दाने हैं उन्हें प्राप्त कर ले। कहने का तात्पर्य है कि वो आकाश की सीमा को पार कर जाएं, अर्थात आकाश में उड़ जाएं और अपनी लाल लाल चोंच से जो तारों के रूप में अनार के दाने हैं
उनको खा ले, ये उनकी इच्छाएं हैं। वहीं सीमाहीन क्षितिज पर उड़कर वो पहुंच जाएं और उसको अपना मिलन बना लें, अर्थात क्षितिज बिंदु को प्राप्त करना पक्षी चाहते हैं। एक तो चाहते हैं कि तारों के रूप में जो अनार के दाने हैं वो उन्हें प्राप्त कर ले और क्षितिज बिंदु से उनका मिलन हो जाए, ये उनकी इच्छाएं हैं। अब आपको भाव स्पष्ट करना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या फिर सांसों की डोरी तन जाती है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि पक्षी की इच्छा है कि वो सीमाहीन गति से आकाश में उड़ता चला जाए, कोई उसकी उड़ान में बाधक ना बने, कि या तो उसे क्षितिज बिंदु की यानी धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं ऐसे बिंदु की वो प्राप्ति कर ले, और या फिर उसकी सांसों की डोर ही पूरी हो जाए, अर्थात या तो वो मर जाए या फिर उसे क्षितिज बिंदु की प्राप्ति हो जाए। अर्थात कुल मिलाकर पक्षी का भाव ये है कि वो अपने जीवन के अंतिम द्वार को प्राप्त करना चाहता है। जैसे मनुष्य के लिए मोक्ष है, वैसे ही वो पक्षी ये सोच रहा है कि उसकी उड़ान में इतनी शक्ति आ जानी चाहिए कि या तो वो क्षितिज बिंदु को प्राप्त कर ले, अर्थात वहाँ उसका मिलन हो जाए ईश्वर से, और या फिर उसकी सांसों की डोर ही पूरी हो जाए, लेकिन जीते जी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कविता से आगे के अब जो प्रश्न है बच्चों, ये कविता से आगे के प्रश्न हैं, अर्थात आपके ये कविता से संबंधित संदेश को प्रकट करेंगे कि कवि ने इस कविता में आखिर क्या कहने का भाव स्पष्ट किया है। बहुत से लोग बच्चों पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार दीजिए। अब बच्चों हम एक एक प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनेंगे। पक्षियों को पालना उचित है अथवा अनुचित है? तो निश्चित है बच्चों, पक्षियों को पालना अनुचित है। हमारी दृष्टि में पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने उस पक्षी को पंख उड़ान भरने के लिए दिए हैं, उसको आकाश में उड़ना है। हम उसको कैद करके उसकी उड़ान में बाधक बन जाते हैं। क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमारी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी नहीं पाला है, क्योंकि हम इस बात को सर्वथा अनुचित मानते हैं। और यदि कोई हमें दूर से भी ऐसा दिखाई देता है कि जो भले ही हमारे रिश्तेदार ना हो, संबंधी ना हो, फिर भी यदि रास्ते चलते भी हम किसी पक्षी पालने वाले को देखते हैं, तो एक बार संदेश के रूप में ये कहना अपना धर्म समझते हैं कि इस उड़ान भरने वाले पक्षी को कैद करके आपको कौन से सुख की प्राप्ति हो रही है। बच्चों देखिए, ये प्रश्न जो है ये कविता से आगे के प्रश्न हैं, और कविता से आगे के प्रश्नों का तात्पर्य ये है कि आपको उस कविता से आगे बढ़कर सोचना है। मतलब कविता से आगे के प्रश्न का मतलब है कि आपके ये प्रश्न जो हैं वो अनुमान, कल्पना या संदेश के प्रश्न हैं। तो पहले तो आप ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है। कि जैसे इसमें कहा गया है कि कविता से, तो कविता से का मतलब है कि कविता में जो आपने पढ़ा वो प्रश्न, तो वो तो कविता से स्पष्ट हो गए। लेकिन कविता से आगे के प्रश्न का मतलब यह है कि जो आप सोच रहे हैं, तो कविता से आगे का सोचना है कि क्या ऐसा आपने कभी देखा। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि पक्षियों को जब हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो केवल हम उनकी उड़ान में बाधक ही नहीं बनते हैं, बल्कि उनकी मधुर आवाज़ को रोक देते हैं।
उनकी स्वच्छंद गति में बाधा पहुंचाते हैं, उनकी उड़ान की इच्छाओं को रोक देते हैं। तो आप इनके उत्तर कैसे लिखेंगे कि हम, जैसे दूसरा प्रश्न जो है इसका, जो प्रश्न 2 है, तो इसमें उत्तर 2 ध्यान से देखिए कि दूसरे उत्तर जो है वो क्या है, कि हम किस प्रकार से उसकी उड़ान को रोक देते हैं, तो आज़ादी में बाधक बनते हैं। उड़ान बाधित हो जाती है, उड़ान बाधित हो जाती है। वहीं दूसरा जो आपका उत्तर है कि क्या है, अरमान या इच्छाएं, कुछ भी मान लीजिए, पक्षियों की मधुर आवाज बंद हो जाती है। पक्षियों की मतलब उड़ान उनकी बाधा हो जाती है, उसमें उनकी मधुर आवाज़ बंद हो जाती है। सुंदर स्वप्न, सुंदर उड़ान के स्वप्न टूट जाते हैं। ये सब हम किताब में जो हमने पढ़े हैं उसमें भी आए हैं, उसके आधार पे लिखने हैं। सुंदर उड़ान के स्वप्न टूट जाते हैं। क्षितिज से मिलन की आशा टूट जाती है। मतलब उनके क्षितिज मिलन की आशा टूट जाती है, उड़ान के स्वप्न टूट जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता में मधुर स्वरों की, प्रकृति की सुंदरता में मधुर स्वरों की कमी, मधुर स्वरों का अभाव हो जाता है। अब ये ध्यान देना है बच्चों कि हम जो ये बात लिख रहे हैं, ये बात कहाँ है, कि आपकी सुख सुविधाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। हमारा पर्यावरण, वो उड़ान के स्वप्न टूट जाते हैं, किसी प्रकार से उनकी कल्पनाएं टूट जाती हैं, प्रकृति में मधुर स्वरों का भाव टूट जाता है। हर तरह से हम उन पक्षियों को प्रभावित करते हैं, जो ये अच्छा नहीं माना जाता है कि आपने उन पक्षियों को कैद करके हमारे पर्यावरण को भी बाधित कर दिया है। बच्चों, यदि आप इस समय अपने टेलीविज़न पर न्यूज़ बहुत ध्यान से देखते हैं, यदि आप अपने आसपास के पर्यावरण को बड़े ध्यान से देखते हैं, तो ज़रा गौर कीजिए, ये जिस दिन से लॉकडाउन हमारे कोरोना के चक्कर में शुरू हुआ था, उस दिन से हमारे 1 महीने के अंतराल के बाद प्रकृति का जो सुंदर रूप उभर कर सामने आया था, यदि उस पर हमने ध्यान दिया हो तो आपको ये सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे। देखिए, इस मनुष्य के कोलाहल भरी जिंदगी में जहाँ पक्षियों का स्वर ना के बराबर सुनाई देता था,
ऐसे पक्षियों के स्वरों को हमने जब अभी लंबा लॉकडाउन देखा तो उसके बाद ये महसूस किया कि नदियाँ बिल्कुल स्वच्छ हो गई, पक्षियों के स्वर में बड़ी निर्मलता आ गई। जो पक्षी ना के बराबर सुनाई देते थे, आकाश में झुंड के झुंड उड़ते हुए दिखाई दिए। इतनी सुंदरता पक्षियों के स्वरों में हमने काफ़ी विगत वर्षों में नहीं सुनी थी, जो हमने इस लंबे लॉकडाउन में 1 महीने के बाद सुनना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, पर्यावरण में इन सभी उड़ान भरने वाले पक्षियों का एक विशेष महत्व है और हमें किसी भी प्रकार से ईश्वर ने अधिकार नहीं दिया कि हम उनकी उड़ान में बाधा बने। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? बिल्कुल सही है बच्चों कि जो भी शहरीकरण के जीवन में हमारे जो भी सुख सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, जो भी फैक्ट्रियां बन रही हैं, जो भी विकास हो रहे हैं, वो इन पक्षियों के लिए घातक हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती है उन पर इस तरह के टावर लगा दिए जाते हैं जो इन पक्षियों के लिए कहीं भी उचित नहीं होते हैं, उनसे हानिकारक किरणें निकलती हैं। वहीं बच्चों, आपने देखा है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर बच्चे जहां 1 महीने पहले से चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करते हुए पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं, वहीं वो चाइनीज़ मांझे इन पक्षियों की गर्दनों में, पंजों में उलझकर इन्हें हानि और कष्ट पहुंचाते हैं। किस तरह से उड़ान भरने वाले पक्षी बेचैन होकर धरती पर आ गिरते हैं और किस तरह से वो आकुल होकर प्यास से और भूख से तड़पने लग जाते हैं। तो बच्चों, शहरीकरण और वर्तमान जीवन शैली जो है वो निश्चित ही पक्षियों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अर्थात ये सारी समस्याएं जो बोर्ड पर लिखी हैं वो आपको दिखाई देंगी। ना प्रकृति में इतना सुंदर स्वर हमें सुनाई देगा, तो छोटे छोटे जीव, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पक्षी खा जाते हैं, वो पक्षी जो हैं वो उन छोटे छोटे जीव को खाकर हमारी खाद्य श्रृंखला की सही गति को बनाए रखते हैं। तो निश्चित ही जिस प्रकार से ये बात कही गई है उस प्रकार से हमारा पर्यावरण बहुत प्रभावित होगा। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो बच्चों, यदि सहज भाव से पक्षी ने घोंसला हमारे घर में बना लिया है तो हम उसके घर को तोड़ना नहीं चाहेंगे और जितना हो सके हम अनाज के दाने उसके घोंसले में और घोंसले के आसपास किसी सकोरे में छोड़ देंगे और पानी की जितनी व्यवस्था हम करके छोड़ सकते हैं उतना हम उसके लिए छोड़ देंगे। तो बच्चों, आपने किसी को बाधा नहीं पहुंचाई है, बल्कि सहज भाव से उस पक्षी ने ही घोंसला बना लिया है, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना घर बदल रहे हैं तो उसके घोंसले को उठाकर ले जाएं, क्योंकि पक्षियों के और जितने भी ये चिड़िया जिस प्रकार की होती हैं, यदि इनके घोंसले को कोई छेड़ता है तो फिर ये उस घोंसले में आकर नहीं बैठते हैं। तो बच्चों, अब करते हैं हम भाषा की बात। अब इसमें जो भाषा के प्रश्न हैं उन पर ध्यान देना है कि ये भाषा के जो प्रश्न हैं, इन भाषा के प्रश्नों को आपको समझना है। तो देखिए, भाषा के प्रश्न जो हैं उनमें पहला प्रश्न है बच्चों कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान दीजिए कि ये भाषागत प्रश्न जो हैं ये विशेषण से संबंधित है। पहला प्रश्न जो है, तो हमें पहले प्रश्न पर ध्यान देना है, दूसरा प्रश्न बाद में करेंगे। तो देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी चोंच, तो ये भाषागत प्रश्न आपके शुरू होते हैं। भाषागत प्रश्न। अब इसमें जो बात हो रही है बच्चों वो है विशेषण की। तो पहले हम समझ लें कि विशेषण होता क्या है। बच्चों, आप सब छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा
व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण में जो विशेषण यहाँ दिया गया है वो है गुणवाचक विशेषण, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ हम केवल गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं। वैसे तो विशेषण के 6 भेद होते हैं, बड़ी क्लासेस में 6 और छोटी क्लासेस में 4। तो गुणवाचक विशेषण ही हम पढ़ेंगे क्योंकि गुणवाचक की बात है। तो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का, जैसे कि उसकी महानता, उसकी विशिष्टता, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, बौना, मोटा, पतला, इस तरह की दायां बायां, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये गुणों का बोध कराते हैं। अब यहाँ बात हो रही है स्वर्ण श्रृंखला, तो सोने की श्रृंखला, तो यहाँ स्वर्ण शब्द जो है ये श्रृंखला की विशेषता है। वही है लाल किरण सी चोंच, तो ये लाल शब्द जो है ये किरण की, अर्थात उस चोंच की जो किरण जैसी लाल है उसकी विशेषता यहाँ बताई गई है। तो हमें कविता में से कुछ उदाहरण छांटने थे और फिर हमको उनमें गुणवाचक विशेषण बताना था। तो जैसे कि देखिए इसमें जो गुणवाचक विशेषण है वो एक तो है नीले नभ, तो नीला नभ शब्द जो है उस नीले नभ में आपका गुणवाचक विशेषण है, तो नीले नभ। तो यहाँ नीले नभ जो शब्द है उस नीले शब्द में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार आपका जैसे इसमें दिया गया है कि कटुक निबोरी, तो कड़वी निबोरी, तो कड़वी शब्द जो है वो कटुक निबोरी जो है कड़वी शब्द के लिए है, कटुक निबोरी। तो आपकी कटुक निबोरी शब्द जो है वो कटुक शब्द जो है यहाँ पर क्या है, ये विशेषण है। तो ऐसे विशेषण को आपको समझना है। तो ये तो विशेषण हो गए और ये शब्द जो हैं आपके क्या हो गए, विशेष्य हो गए। तो विशेषण और विशेष्य में ध्यान देना है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेष्य होता है और जिसके बारे में हम जो बात बता रहे हैं वो विशेषण होता है। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। बच्चों द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें और शब्द लुप्त हो जाता है। समास आपके पढ़े हुए होंगे, जिसमें और शब्द लुप्त हो जाता है वो द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास में और शब्द कैसे लुप्त होता है, जैसे कि दिया है भूखा प्यासा, तो भूखा और प्यासा। अब हमें इसके उदाहरण लिखने हैं। जैसे कैसे लिखने हैं, केवल उदाहरण देने हैं आपको, जैसे धरती, आकाश, इनके बीच में ऐसे डैश लगा होता है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखने का जो तरीका है वो ये है बच्चों कि आपको बहुत स्पष्ट करके इसको लिखना है। कैसे स्पष्ट करके लिखना है, आपको बहुत स्पष्ट करते हुए लिखना है। जैसे कि आप लिखेंगे समासिक, सामासिक पद, फिर आएगा समास विग्रह और फिर आएगा समास का नाम। तो देखिए इसने 10 मांगे हैं, 5 तो मैं आपको लिखवाती हूँ, 5 आप भी अपने मन से करें क्योंकि बहुत सरल है। अब क्या है द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द लुप्त हो जाता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि शब्द है धरती आकाश, धरती आकाश, तो आपका शब्द का विग्रह हुआ धरती
और आकाश। और आपका समास हुआ द्वंद्व समास। ठीक उसी प्रकार शब्द है दाल बाटी, तो आप लिखेंगे दाल और बाटी, और आपका समास वही द्वंद्व समास। तो करने का तरीका ये है बच्चों, आप इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे आप लिखेंगे धर्म अधर्म, तो आप लिखेंगे धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, तो वही आपका द्वंद्व समास। ऐसे बच्चों ये शब्द बहुत ही सरल शब्द हैं। अब जैसे धरती और आकाश है, दाल और बाटी है, धर्म अधर्म है, ऐसे कई शब्द आप बना सकते हैं, जैसे अच्छा बुरा, सही गलत, नीति अनीति, पाप पुण्य। और इनका विग्रह कैसे करेंगे? और शब्द लगा के, क्योंकि द्वंद्व समास में केवल और शब्द लगता है। दोनों शब्दों को ऐसे विग्रह करके अलग करना है और फिर समास का नाम भी लिखना है। तो बच्चों आपके समास पढ़े हुए हैं, जब भी समास की नियमित कक्षा लगेगी या समास का कोई लेसन लगेगा तब आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी और आपके सारे प्रश्नोत्तर जो हैं आपको करने हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी आपको करने हैं, क्योंकि वो संदेश से संबंधित हैं और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। तो ये ध्यान रखें कि जीवन में किसी भी उड़ान भरने वाले पक्षी को हमें कैद नहीं करना है। हाँ, यदि उसके पंख टूट गए हैं तो हम उसे कुछ समय के लिए संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन हम उसकी उड़ान में बाधा ना पहुंचाए। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।